गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ होमवर्क दिया है मैंने आज मॉडल, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले, देन आगे प्रोसीड करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होमवर्क आज प्रोवाइडेड है तो उसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। एक्सरसाइज 1 में कहां से डिस्कशन है? 21 से 29। एक्सरसाइज 1 में आ जाइए। एक्सरसाइज 1 29 से 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 देखिए किसी ने पूछा है 23, तो कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम वर इन द एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 3। तो 23 में क्या कहा जा रहा है कि आपका हाइड्रोजन एटम है और n इक्वल्स टू 3 में है वो, और आगे कहा कि हाउ मच एनर्जी इन जूल इज प्रोवाइडेड टू आयनाइज द एटम। सिंपल है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। दैट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी n इक्वल्स टू 3 की निकालेंगे, वो है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन ये आंसर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमारे पास सारे यूनिट्स किस में प्रोवाइडेड है? जूल में प्रोवाइडेड है। या आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इस क्वेश्चन में कितना दिया हाइड्रोजन एटम का? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, यानी वो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट ही दे रहा है। तो अगर आप दूसरी यूनिट में चलें तो दिस इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए? 1, और एन इक्वल्स टू 3। यही है क्या? एंड दिस आंसर वुड बी इन जूल। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 1 मिनट। एक स्टूडेंट ने 24 भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें सिंपल है। पहले एक बात बताइए, हम लोग जब एमिशन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम लाइंस काउंट करते हैं तो NC2 मेथड होता है, लेकिन यहां पर इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। कहां से? कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी nth एक्साइटेड स्टेट, तो पहली बात nth एक्साइटेड स्टेट है ना, nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसका एटॉम, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n+1 है, और उसको कहां पर जंप कराना है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3। अच्छा, ज्यादा ना फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, आप मुझे बताइए सिंपली n इक्वल्स टू 3 पर आना है, तो इससे नीचे आना अलाउड नहीं है। और कितनी लाइंस आ रही हैं आपके पास? 10 डिफरेंट। तो मुझे बताइए किसका C2 करने पे 10 आएगा? 3C2 करने पे 3 आएगा, 4C2 करने पे 6 आएगा, 5C2 करने पे 10 आएगा। तो यानी आपका आंसर है 5C2। इसका मतलब इसको लेके ऊपर टोटल 5 दिखने चाहिए। तो 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5 कितने एनर्जी स्टेट हो गए? 5 एनर्जी स्टेट। एंड योर 5C2 विल प्रोवाइड द 10 different lines. 5 into 4 divided by 2, that is equals to 10. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंसिडरेशन है हमारे पास, वो फॉर्मूला भी है आपके पास, n+r+1 वाला फॉर्मूला भी है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप विजुलाइज करें सिंपली। 10 लाइंस चाहिए, यानी 5 एनर्जी स्टेट होने चाहिए। तो n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7। एक बार रिप्लाई कर दो। क्लियर है सबको? हाँ, अब आंसर 6 क्यों दिया है? क्योंकि आपका स्टेट 7 है, तो n+1 है ना, n+1 की क्या है वैल्यू? 7 है। तो
कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ 7 वाले का नाम हुआ 6th एक्साइटेड स्टेट। ओके, आंसर सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था मैंने 30? अच्छा, एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन का है। ओके, इसके बाद कौन सा था? एक्सरसाइज सेकंड में। कहां से? 16 से। अच्छा, ये 7 से लेके हमारा 15 तक हो चुका होगा पहले मैटर वेव के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट r एंड 4r। ऐसा क्यों? r और 4r में घूम रहा है, तो एक घूम रहा है किसमें? r में, और दूसरा 4r में घूम रहा है। ओके, तो इनमें अगर आप देखें तो क्या रिलेशन होना चाहिए? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस इज, तो नहीं, टाइम टेकन तो है, रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लेंगे। पहले बताओ इनमें रिलेशन क्या हो सकता है? अगर ये n1 एनर्जी स्टेट है तो ये 2n1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो 4 टाइम्स आने के लिए ये डबल होना चाहिए। अब आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v। अच्छा, एटम चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 पाई r इज प्रोपोर्शन, r इज r0 n स्क्वायर बाई z upon v is z by n. Simply your time period is proportional to n cube. Yes or no? तो आ जाएगा आंसर। तो पहले वाले का अगर t है तो 2n होने की वजह से 8 टाइम्स हो जाएगा। एटम सेम है इसलिए z पर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर एटम डिफरेंट होता तो z पे भी हम डिपेंडेंसी लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड, सिंपल है। यहां फिर से वही है ना, nth एक्साइटेड स्टेट यानी n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, z इक्वल्स टू, हाँ तो सही है ना, इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, बताना है क्या? 19 सिंपल है। 19 आपको दो एनर्जी स्टेट्स में एनर्जी का गैप लेना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, उसने आपको क्या कौन कौन से स्टेट्स बताए हैं? पहली जंपिंग और दूसरी जंपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहले कहां से कहां जंप कर रहा है? द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि 3 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि 2। अगर इसकी फोटोन एनर्जी देखें हम तो यू हैव द आंसर RHC z स्क्वायर। आप चाहो तो लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा लो, 1/nl स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर minus 1/3 square. This value would be RHC z square into 5/36. ये किसका हुआ? पहले वाले का एनर्जी ऑफ फोटोन, और दूसरे वाले का एनर्जी ऑफ फोटोन that is your RHC z square, that is jumping from second excited state to ground state. Second या first excited state to ground state. तो 1/1 square minus 1/2 square, that would be your 3/4 RHC z square। तो अगर सबसे पहला इसने रेशियो क्या दिया है? वेवलेंथ का रेशियो। तो एक मिनट, वेवलेंथ और दूसरा किस चीज का है? मोमेंटम, और तीसरा है एनर्जी। तो पहले एनर्जी का रेशियो ले लेते हैं, E1/E2, जिसको इसने क्या बोला है? Z। बताइए Z रेशियो कितना आ रहा है? 5/27। ओके, अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम हमने पढ़ाया था h/लैम्डा होता है। यू कैन राइट इट एज h/c, और h/nu का जो रेशियो होगा, c तो कांस्टेंट है, तो P1/P2 इज इक्वल टू E1/E2, दैट इज ऑल्सो 5/27। अच्छा, इसने इसको y बोला है क्या? ओके, तो y की वैल्यू कितनी है? z के बराबर आ रही है ना। y भी 5/27 है और आपका z भी 5/27 है, और x की वैल्यू देखो तो x क्या है? फोटोन का नहीं, वेवलेंथ का रेशियो, तो λ1/λ2
वुड बी E2 बाई E1, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो दिस आंसर वुड बी 27/5। यस और नो? सिंपल है। नेक्स्ट, तो आपका समझ में आया, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट लेना है, विच वन इज द रॉन्ग। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। 21 अभी नहीं दिया था क्या? दे दिया था। हालांकि हालांकि 21 अभी नहीं करना है क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 22, वेरी गुड। एक्सरसाइज लेवल 2 भी दिया है, बस इतना ही था। ओके, तो आप चीज देख रहे हो कि मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं, बट हमें पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है वहां पे, वरना बहुत इजी होता है। अब जैसे एब्जॉर्प्शन, आपने देखा मैंने एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्ट छुपा हुआ है। तो जैसे आपको फैक्ट पता चल जाएगा आपको कि सर इसमें क्या था, ये तो बहुत इजी था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं मॉडर्न से, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता होता है कि स्टूडेंट्स कई बार इग्नोर करते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं। जैसे अभी देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे ना। आपने एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या किया, आपने कहा कि सर जो जो भी फोटोन एमिट हो सकते हैं सबकी लिस्ट बना लो। उसका क्या नाम रख दिया आपने? एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन कराने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस हैं? आपने कहा कि या तो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर होना चाहिए, या किसी तरह से उसको एनर्जी मिलके वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप मारेगा तो एमिट करेगा। कौन कौन सी एमिट कर सकता था, उन सब की हमने लिस्ट बना ली। अब इसका रिवर्स बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब एक एटम है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, बाहर से फोटॉन्स गिरा रहे हैं। तो एमिशन में क्या था, कौन कौन से निकलेंगे, और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कौन कौन से ये फोटोन ले लेगा। तो आपको ये बात पता है कि फोटोन लेने के लिए क्या जरूरी है, कि किसी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए वो एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन लेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगी बात, कि सर जो जो एमिट हो सकते हैं वो सारे एमिट हो रहे थे हाई से लो की तरफ। तो अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें तो आप कह दो कि सर जो फोटोन एमिट हुआ है अगर हम वापस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो लो से हाई चला जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर एक एटम जो जो फोटॉन्स एमिट कर सकता है वो उन सबको ले भी सकता है। मान लो 4 से 3 में कुछ एमिट कर रहा है, तो 3 से 2 के लिए उसको, 3 से 4 के लिए उसको ले भी सकता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल फैक्ट क्या छुपा हुआ है पता है इसके पीछे, कि एटम कभी भी किसी एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिसीव करके फर्दर ऊपर नहीं जाता है। ये क्या प्रॉपर्टी है उसकी, जैसे मान लो वो n = 2 में है, तो आप 2 से 3 देने के लिए आप उसको 2 से 3 भेज ही नहीं सकते। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट पहले 1 में आता है। मतलब अगर एक एटम में n = 2 पर इलेक्ट्रॉन है और आप कह रहे हो सर मैंने 2 का 3 देके ऊपर भेज दिया, तो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में एटम n = 2 से फोटोन एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसकी कंडीशन होती है कि वो पहले नीचे आता है। कहाँ आता है? अगर वो n = 2 में है तो पहले वो कूद के n = 1 में आएगा, कि ना कि वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। मतलब सिंपल वे में समझना, एक एटम डी एक्साइट होने के लिए तो वो सीढ़ी जो उतर रहा है ना, वो स्टेप वाइज उतर रहा है। लेकिन एक एटम एक्साइट होने के लिए कभी ऐसे नहीं होता कि सर 1 से 2 भेज देते हैं, फिर 2 से 3 भेज देते हैं, फिर 3 से 4 भेज देते हैं, फिर 4 से 5 भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर बार आप उसको उसको n = 1 से ही भेजना होता है। कहां से? वो अगर n = 2 में है और आप कहो कि सर मैंने एक फोटोन दिया वो ऊपर भाग जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं, वो उसकी चांस क्या है, वो पहले नीचे आएगा, अपने आप को स्टेबिलिटी पर लाएगा,
फिर वो फोटोन लेके हो सकता है 1 से सीधा 5 में जंप मार जाए, लेकिन 5 में पहुंच गया ना एक बार, तो 5 से 6 अगला स्टेप वो नहीं लेगा, वो 5 से पहले कहाँ आएगा, 1 में आएगा, और 1 में आने के बाद फिर आप उसको कहीं भेज सकते हो। 5 में, हाँ नहीं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू एनर्जी दे भी रहे ना, अगर वो 1 से 5 में गया, यानी वो 1 में था और 1 से 5 वाला गैप एक्सेप्ट करके ऊपर गया, तो वहां से फर्दर एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पहले नीचे आता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं मॉडर्न में आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि इलेक्ट्रॉन जंपिंग ऐसे नहीं करता इस स्टेप से। इलेक्ट्रॉन जंपिंग 1 से ही जाएगा, या 1 से ही जाएगा, फिर 1 से ही जाएगा, कहीं भी जाएगा। 1 से 4 में भेज के फिर 4 से 5, 5 से 6 ऐसे नहीं चला सकते इलेक्ट्रॉन को एटम में। मतलब नहीं, फर्क कहाँ पे है इसको समझो आप। फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने में तो उसकी सब तरीके की पॉसिबिलिटी ले रहा है वो, लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजते हैं ना किसी लोअर स्टेट से हायर में, तो प्रैक्टिकली वो n बराबर 2 से 3 में जाता ही नहीं है, आपको उसको 1 से ही ले जाना है, क्योंकि एटम हमेशा डी एक्साइट होके कहां पर आना चाहता है, तो वो ग्राउंड स्टेट पे मिलता है और वहीं से कुछ एब्जॉर्ब करके जाता है। अगर आप कह दो कि सर पहले ना मैंने 1 से 2 भेज दिया, फिर मैंने और फोटोन दिया 2 से 3 भेज दिया, फिर और फोटोन दिया 3 से 4 भेज दिया, ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन चलता ही नहीं है। तो दिस इज द फैक्ट बिहाइंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि एटम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी ओनली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो बताइए किस किस फोटोन को एमिट करता था, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोंड, हम्फ्री, डम्फ्री, सब एमिट कर रहा था, लेकिन एब्जॉर्ब करके जब जाएगा तो n बराबर 1 से ही जाएगा। तो क्या आपको लगता है ओनली लाइमन सीरीज कैन बी एब्जॉर्ब? ओनली लाइमन को आप उल्टा कर सकते हैं, उसको देके लाइमन का फर्स्ट लाइन दोगे तो 1 से 2 जाएगा, लाइमन की सेकंड लाइन दोगे तो 1 से 3 जाएगा, लाइमन की थर्ड लाइन दोगे तो 1 से 4 जाएगा, सीरीज लिमिट दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर बामर की फर्स्ट लाइन के बराबर एनर्जी थी तो वो एब्जॉर्ब होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एटम n बराबर 2 पे बैठा हुआ है ही नहीं। n बराबर 2 में गया है, लेकिन वो वहां बैठा नहीं रहता है कि आपका इंतजार करे कि और 2 और मैं ऊपर जाऊं। वो किधर आ चुका होता है, ग्राउंड स्टेट में आ चुका होता है। हाँ, बोहर मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल, n बराबर 1 विल बी द ग्राउंड स्टेट। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसीलिए उसका नाम ग्राउंड स्टेट है और सबसे स्टेबल स्टेट है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो फर्दर वहां से एनर्जी नहीं लेता है, वो वापस आता है ग्राउंड में, फिर ग्राउंड से आके लेता है। और ये हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है एटम्स पे फोटोन गिरा गिरा के, तो पता चला उसने सिर्फ लाइमन ही लिया, बामर लिया ही नहीं, बामर टच ही नहीं किया, पास्चन टच ही नहीं किया, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब उसने टच नहीं किया, सिर्फ किसको लिया, लाइमन सीरीज लिया। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि एब्जॉर्प्शन में हमेशा कौन सी सीरीज एब्जॉर्ब होती है, लाइमन सीरीज एब्जॉर्ब होती है। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही एनर्जी लेता है। अब एक और बात सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में है और ये फोटोन लेके 5 में चला गया, तो आप उसको 2 से 5 ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सेट करने वाले की जिम्मेदारी है n बराबर 2 पे रखना। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन इज एट n इक्वल्स टू 2, तो 2 से 3 ले जाओ आप, कोई बात नहीं, 4 ले जाओ, 5 ले जाओ, लेकिन जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप 2 से 3 नहीं ले जा सकते। क्यों? पहले तो वो नीचे आ चुका होता है ग्राउंड पे, फिर 1 से ही जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हम लोग कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे कि assume the atom is at n equals to 2 and a photon is absorbed and it is moving into n equal to 5, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है उसको ले जाने ले आने की। पर आपके दिमाग में ये बात फिट है कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं कहता है कि कहां से ले जा रहे हैं, तो दैट इज ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। एक बार मुझे सभी रिप्लाई कर दें ऑनलाइन में कि ये फैक्ट है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द फैक्ट कि एटम ऑलवेज एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ओनली। तो मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए, ये फैक्ट है।
ओके, अगर मैं आपको कहता हूं क्वेश्चन में कि यहां से वहां ले जाओ तो आप ले जाना, तो आप कहना कि भाई सर की जिम्मेदारी है n = 2 पे रखना। लेकिन एटम अपने आप n = 2 पे नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? अगर कभी ऊपर गया है तो वो जंप मार मार के नीचे आ चुका होता है। नहीं, वो जो एमिट कर दिया है, हो सकता है वो उसको खुद को ना मिले, किसी और को वो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि नीचे से ऊपर जाना वो लाइमन एब्जॉर्ब करके ही जाएगा। आप बामर एब्जॉर्ब भी नहीं करा सकते, क्योंकि बामर होता है या तो n = 2 से ऊपर जाने के लिए। बामर एमिट कब हुआ था? जब ऊपर से नीचे 2 पर आए थे। तो 2 से ऊपर जाने के लिए बामर एब्जॉर्ब कराना है, 3 से ऊपर जाने के लिए पास्चन। लेकिन एक्चुअल में एटम कभी भी n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से एटम को एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाता है। उसकी पहली टेंडेंसी होती है कि दैट कम इनटू एंड देन इट विल मूव इनटू एक्साइटेड स्टेट। तो स्पेशल रिमार्क लिखे, देखो, द सीरीज ऑफ एटम्स, सॉरी, द सीरीज ऑफ energy of photons, the series of energy of photons which can be absorbed by an atom, which can be absorbed by an atom, is called absorption spectrum. Is called as absorption spectrum. ओके, फुल स्टॉप लगाइए और आगे लिखिए, एटम एब्जॉर्ब्स द photons from ground state only. Atom absorbs the photon from ground state only. Atom absorbs the photon from ground state only. Only पे अंडरलाइन कर दें, only ground state पे। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करके पता चला है। अगर सारे एब्जॉर्ब हो रहे होते तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा होता आपको? सारे हो जाते हैं। लेकिन जब सारे नहीं हुए तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो नीचे लिखे, ओनली द लाइमन सीरीज इज एब्जॉर्ब्ड, ओनली द लाइमन सीरीज इज एब्जॉर्ब्ड, ओनली द लाइमन सीरीज इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो जब हमें कभी एब्जॉर्प्शन दिखाना होगा ना क्वेश्चंस में, तो हम ट्रांजिशंस को जो दिखाएंगे, तो ये आपका n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ओनली द लाइमन सीरीज इज एब्जॉर्ब। तो या तो 1 से 2 जाएगा, एरो ऊपर, एरो ऊपर बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन लाइन से। लेकिन एब्जॉर्प्शन हमेशा कहां से कराना है? सिर्फ, तो ओनली द लाइमन सीरीज आर ऑब्जर्व, बाकी कोई है ही नहीं। तो इंटरेस्टिंग चीज है, एटम ऊपर जाके जब डी एक्साइट होता है तो सभी दे सकता है, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाता है तो सिर्फ किसको लेके जाता है? लाइमन सीरीज को लेके जाता है। इसलिए देख रहे हो आप, एब्जॉर्प्शन में और किसी को भी हम एब्जॉर्ब नहीं करा रहे हैं। तो जब पता चला कि सिर्फ लाइमन एब्जॉर्ब होता है, तो वहां से ये पता चला कि एटम अगर कभी एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है वहां से जंप लगा के ऊपर जाने की, नहीं, नीचे आने की उसकी पॉसिबिलिटी। नीचे वो कैसे भी आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी उतर सकता है वो, लेकिन चढ़ता हर बार फर्स्ट से ऊपर है, फिर फर्स्ट से फिर ऊपर, फिर फर्स्ट से फिर ऊपर, कहीं भी जा सकता है। समझ में आई बात? तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मुझे बताइए, किसी nth स्टेट तक, nth स्टेट तक हाउ मेनी एब्जॉर्प्शन लाइंस आर देयर? अगर n = 4 है तो 3 एब्जॉर्ब करा सकते हैं, n = 3 है तो सिर्फ 2 एब्जॉर्ब करा सकते हैं, n = 2 है तो सिर्फ 1 एब्जॉर्ब करा सकते हैं, n = 5 है, n = 5 है तो 1, 2, 3, 4, ये 4 एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो सिंपल, किसी nth स्टेट तक ये n-1 एब्जॉर्ब लाइंस कर सकता है। तो देखिए, लिखो अप टू nth स्टेट
up to nth state, very good, up to nth state the maximum number of absorption lines are n minus 1. The maximum number of absorption lines are n minus 1. ओके, देखिए एक स्टूडेंट ने लिखा कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर बार नई शुरुआत करता है। बिल्कुल सही बात है, हर बार वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आके फिर ही ऊपर जाता है। ऐसे एक एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ता है, उतर सकता है लेकिन चढ़ता नहीं है। समझ में आई बात? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस। तो अगर आपसे कोई कहे कि लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या है, तो लाइमन वाले आंसर हो जाएंगे क्या? तो लाइमन का आंसर था आर जेड स्क्वायर 1/1 square minus 1/n h square. Only the Lyman series is absorbed. Only the Lyman series is absorbed. अब आप एब्जॉर्ब करा दो, n बराबर 5 में ले जाना है, करा दो 5 वाला एब्जॉर्ब, 4 में ले जाना है 4 वाला एब्जॉर्ब करा दो। तो इलेक्ट्रॉन या तो 10.2 लेगा हाइड्रोजन में, या फिर उसके बाद सीधा 12.1 लेगा, फिर 12.75 लेगा। फिर आगे आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कौन सी एनर्जी रिसीव करेगा, और उनके कंसर्न वेवलेंथ आपका इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग कुछ एमिशन और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर 1 से 4 में गया, तो जब वो गया है तो वो लौटेगा तो सीधे 1 में आएगा या फिर एक एक करके आएगा? वो कैसे भी आ सकता है बेटा, वापसी की थ्योरी मैंने पिछली बार पढ़ाई ना, वापस आने के लिए उसकी चॉइस है, वो जैसे जंप मारे। जाने की थ्योरी अब पढ़ा रहा हूं कि जाएगा सीधा 1 से, और आने में वो हम एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ा चुके हैं कि वो कैसे आता है। हर पॉसिबल वेज जो हो सकते हैं उन सबसे लौट कर आता है, लेकिन जाने के लिए सिर्फ लाइमन एब्जॉर्ब करके जाता है। बात समझ गए? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत सिंपल, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। बिल्कुल वापसी पर एनर्जी एमिट करेगा, उसकी थ्योरी में कोई चेंज नहीं है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। सिंपल है क्या? सिर्फ क्या करना है आपको एन और जेड रखना है। तो एन और जेड के करस्पॉन्डिंग क्या एक्सप्रेशन है? पहले तो लाइमन सीरीज है क्या? तो कौन सा बोला? बामर। ठीक है, कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है और सीरीज है कौन सी? बामर। तो पहले तो हाइड्रोजन है ना, तो उसका फॉर्मूला लिख लो बामर का। लैम्डा फॉर बामर सीरीज इज आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n h स्क्वायर। ओके, पहले तो इसको देख लो आप। अब क्या आएगा? 1/λ ऑफ बामर। बामर का फॉर्मूला है आर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n h स्क्वायर। अब हम सोचेंगे कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी मिनिमम। तो आपको पता है ये बामर है, n बराबर 2 पे आने वाला। तो क्या आपको लगता है ये फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम, सेकंड लाइन की उससे ज्यादा, थर्ड लाइन की उससे ज्यादा? तो अगर आप बामर के फर्स्ट लाइन की बात करें तो सबसे कम एनर्जी का है ये। तो सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब सबसे कम। तो पहले मैं लैम्डा मैक्स निकाल रहा हूं। तो लैम्डा मैक्स का मतलब एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी मिनिमम होगी किसकी? फर्स्ट लाइन की। और फर्स्ट लाइन हमारा NH बराबर 3 से आएगा। तो NH इक्वल टू 3 से ले आओ, 1/λ b that is equals to R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, कितना है? तो 1/λ बामर ऑफ
मैक्सिमम वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं ना, कितना आया ये सॉल्व करने पे 36 r/5। तो इसको लैम्डा बी मैक्स कितना आएगा देखिए 5/36 इंटू 1/r। उल्टा आ रहा था क्या? ये 5/36 होगा ना, 5r/36। तो इसका उल्टा कर दें 36/5 इंटू 1/r। 1/r मैंने आपको क्या पढ़ाया 36/5 एंड 912 एंगस्ट्रॉम। ये सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द लैम्डा मैक्स। अब ऐसे हम आपसे किसी भी सीरीज में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसका लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो आपको पता है कि लैम्डा मिनिमम वुड बी ऑफ लैम्डा मिनिमम विल बी मींस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, और बामर की मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके सीरीज लिमिट की, जो आएगा हायर एनर्जी स्टेट इंफिनिटी से। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू आर, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं 1/2² minus 1 upon infinity, then you will get 1 upon lambda minimum is r/4 and lambda minimum 4/r and 4 into 912 angstrom जो भी है। This is the lambda minimum of Balmer and this is the lambda maximum of Balmer। तो हम आपसे किसी भी एटम के लिए किसी भी सीरीज का मैक्सिमम मिनिमम या फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन नेमिंग करके हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक तो ये है। अब जिसको नहीं पता फर्स्ट लाइन क्या है सेकंड लाइन क्या है, उसके लिए ब्लाइंड क्वेश्चन है, समझ गए क्या? तो फर्स्ट लाइन जस्ट ऊपर वाले से आती है, सेकंड लाइन उसके ऊपर से आती है, थर्ड लाइन उसके ऊपर से आती है। तो कंटिन्यूअस ऐसे लिखते हैं, हालांकि ये स्पेक्ट्रम हमारा डिस्क्रीट होता है। ओके, देखिए मैंने इस क्वेश्चन में ये बोला था, देना एक मिनट, किसी ने कहा दोबारा क्वेश्चन लिखवाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। सिंपल है, बामर सीरीज की मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, एन जेड आपको पता है, क्वेश्चन चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 होता है। मिटा दूं मैं इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। एक क्वेश्चन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे होते हैं, लिखो। लिखो, a hydrogen atom is at nth state। अब याद रखना, ये मैं किसी भी स्टेट पे रख सकता हूं, समझ गए? कोई जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट में, क्वेश्चन बना रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग। मैंने बोल दिया इफ अ हाइड्रोजन एटम इज एट, आपको मानना पड़ेगा वो n/2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। ठीक है, लिखो इट receives an energy delta E। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि किसी भी स्टेट पे था n पर, वहां से क्या मैंने करवाया? ठीक है, ओके। देन आफ्टर this atom de-excite and
emits six maximum spectrum lines in emission. फटाफट बताओ कहां पहुंचा? नहीं पहुंचा कहां? नीचे तो वापस आ रहा है, n-2 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं वो चला तो गया ऊपर, फिर ऊपर से लौटा, तो लौट के कितनी लाइंस दी? 6 देने के लिए कहां पहुंचाओगे उसको? सोचना सीखो। ऊपर एटम एक्साइट कर गया, एटम एक्साइट करने के बाद कहीं पे पहुंचा, वहां से डी एक्साइट होकर 6 लाइन दे रहा है, दैट मीन्स n=4 में गया, वो n=4 में गया। प्लस प्लस मत करो, उसको ग्राउंड पे आना होता है ना वापस लौट के, तो किसी स्टेट में जाकर वापसी करने पे 6 डिफरेंट लाइंस दे रहा है, तो n/6 आएगा 4 के लिए, तो वो एक्साइट होके कहां गया? n=4 में। इतना क्या हैरानी वाली बात बोल रहा हूं मैं भाई, उसको डी एक्साइट करना है, डी एक्साइट करके 6 लाइंस चाहिए, तो 6 लाइंस n/6 किसके लिए आएगा? 4 के लिए आएगा। तो एटम जहां भी था वहां से उड़ा कर कहां ले गए आप? n=4 में, क्योंकि 4 से डी एक्साइट करके टोटल कितनी लाइंस दे सकता है? 6 लाइंस दे सकता है। तो मुझे एक बार सभी लोग रिप्लाई करें कि क्या आपको ये बात समझ में आता है कि n=4 में गया होगा। ये इसका n नहीं है, इस n का आंसर 4 नहीं है, वो डेल्टा ई लेकर कहां गया है? 4 पे गया है, डेल्टा ई लेकर 4 पर गया है, और 4 से लौट रहा है, तो कहां तक लौटता है? 1 तक लौटता है। 4 से 1 तक के बीच में उसके पास 6 डिफरेंट फोटॉन्स लाई करते हैं, 4c2, यस और नो? अब मैं आपसे पूछूंगा कि पहले वो कहां था, तो नीचे आगे लिखो कि व्हेन इट डी एक्साइट्स, अभी वो ऊपर चला गया, डी एक्साइट होकर कितने फोटॉन्स दे सकता है? 6, तो चला गया n=4 पे, n=4 पे गया है, 4c2 6 होती है बेटा, ग्राउंड स्टेट तक डी एक्साइट कराया जाता है। सभी लोग उल्टा सीधा आंसर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं सर n+6 आता ना। अब n+6 कैसे बेटा? 4 मैंने आपसे बोला कहीं पर है, पहले तो क्वेश्चन की आधी अगर समझदारी आ जाती है कि क्वेश्चन समझ लें, तो आंसर तो वहीं छुपा हुआ है। आपसे मैंने कहा डेल्टा ई लेके कहीं गया, मुझे नहीं पता कहां गया, लेकिन मैंने अब आपसे क्या बोला कि वापसी में टोटल 6 लाइंस दे पा रहा है। कितना सिंपल बात कर रहा हूं मैं, वापसी में कितनी लाइंस आ रही हैं? 6। तो 6 आने का मतलब 6 एमिशन लाइंस कब मिलती हैं? जब वो 4 से वापस लौटता है। लौटना, पूरा लौटने की कहानी एमिशन की है, समझ में आई बात? तो लौटा दो, तो यानी वो n=1 पर लौटा होगा, n=4 से, ठीक है? तो अब वो डेल्टा ई लेकर ऊपर गया था, लेकिन वापसी ने क्या बता दिया आपको कि वो ऊपर कहां बैठ गया जाके? n=4 पे बैठा, और 4 से वापसी कर रहा है 1 तक, कितनी लाइंस दे पा रहा है? 6। अब एक बार मुझे वापस रिप्लाई चाहिए सभी का ऑनलाइन में कि n=4 पर गया है, ये तो पक्का पता चल गया हमें। अब ये कहां से गया है ये मैं आपको बताता हूं। तो n=4 पर गया है ये, कंफर्म? लेकिन कहां से गया है इसके लिए देखो मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तब हम यहां से पता करेंगे। तो लिखो व्हेन दिस एटम डी एक्साइट मतलब ऊपर चला गया, तो ऊपर से डी एक्साइट होने पे इट प्रोवाइड्स, व्हेन इट डी एक्साइट इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, it provides the energy greater than delta E, less than delta E and equal to delta E। ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन लिखते जाओ। It when it de-excite it emits the energy greater than delta E, less than delta E and equal to delta E। Then find out where this atom was, where this atom was initially, यानी n की वैल्यू बतानी, जो मैंने शुरुआत कहां से की थी, कहां पर बैठा है वो? नहीं, पहले कहां पर बैठा था?
n पर, तो आपको n बताना है। और लिखो एंड फाइंड आउट डेल्टा ई ऑल्सो, एंड फाइंड आउट डेल्टा ई ऑल्सो, कितनी एनर्जी है। अब देखो अगर आप ध्यान से समझेंगे तब तो मैं समझा पाऊंगा। तो बेचारा कहाँ बैठा था मुझे नहीं पता, एक बार बताइए अब उसके बैठने की कितनी जगह हो सकती है। 4 पे तो गया है कूद कर, तो यानी वो पहले 3 जगह में से कहीं था। अब वो हो सकता है n बराबर 1 हो, या 2 हो, या 3 हो। ठीक है, तो चलिए ऐसा मानते हैं कि 1 से गया। चलिए वो माना मैंने n बराबर 1 पे था और 1 से गया डेल्टा ई लेकर। एक मिनट, कितने लोगों को दिखता है कि वापसी में, एक मिनट, 6 लाइन तो आ जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जाना n बराबर 4 में है, पर वापसी में डेल्टा ई से बड़ा फोटोन बताओ। क्वेश्चन कह रहा है ना वापसी में 3 एनर्जी, जो एनर्जी बता रहा है वो कह रहा है डेल्टा ई के बराबर भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है। बताइए इस डेल्टा ई से छोटे तो मैं दिखा सकता हूं इसमें वापसी ट्रांजिशन में, डेल्टा ई से बड़ा ट्रांजिशन कौन सा होगा वापस आते वक्त? नहीं होगा यहाँ। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये n बराबर 1 से गया, तो वापसी में डेल्टा ई से बड़ा फोटोन मुझे मिल ही नहीं सकता, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इट डी एक्साइट इट्स गिव्स द एनर्जी ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, तीनों दे रहा है। तो भैया n बराबर 1 नहीं हो सकता। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो सभी, n बराबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा ई से बड़ा फोटोन भी चाहिए। तो डेल्टा ई लेकर गया है, तो डेल्टा ई से बड़ा फोटोन तो मिल ही नहीं रहा मुझे वापसी में। क्लियर? ओके, तो n बराबर 1 डिनाई कर दिया मैंने। देखो क्वेश्चन एक लाइन का है, बस सोच ही सोच रहे हैं सारा, पूरा क्वेश्चन सोचने में है कि नहीं। आप पहले n बराबर 4 पे ले गए और 6 लाइंस ले आए, बट आपको पता है 6 में वो क्वेश्चन आपको क्या बोल बोल रहा है कि मुझे बड़ा भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, बराबर भी चाहिए। तो n बराबर 1 डिनाई हो गया, बिकॉज डेल्टा ई से बड़ा नहीं मिल रहा। बराबर हो सकता है लेकिन वो तो कह रहा है सभी मिल रहे हैं। एक मिनट, सभी मिल रहे हैं तो उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। ये 1 2 3 और 4, एटम कूद के तो यहां तक पहुंचा था, ये 4। चलिए अब मैं अगला डिनाई कर रहा हूं, n इक्वल टू 1 डिनाई हो गया, n इक्वल टू 2 पर बात करेंगे, फिर n इक्वल टू 3 पर। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं n इक्वल टू 3 पे। मान लो आपका इनिशियली फोटो एटम यहां था और डेल्टा ई लेकर गया ऊपर, डेल्टा ई लेके गया ऊपर। कितने लोगों को दिखता है कि इससे छोटा फोटोन नहीं मिलेगा वापसी पे? ये सब इससे बड़े हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल टू होगा, यही वाला वापस आ जाए तो इक्वल टू होगा। इससे छोटा फोटोन बताइए, नहीं मिल रहा, यानी n बराबर 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक बार रिप्लाई करो, n इक्वल टू 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एवरीवन। क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना है, आएगा इंटीजर टाइप में डायरेक्ट, मुझे पेन भी नहीं चलाना है। ओके, तो ठीक है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी नहीं हुई, n इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे छोटा नहीं मिलेगा, डेल्टा ई से छोटा, जो लेके गया उससे छोटा नहीं मिलेगा। और n बराबर 1 से नहीं जा रहा है क्योंकि जो लेके गया उससे बड़ा नहीं मिलेगा। तो योर आंसर इज n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 से देखो डेल्टा ई लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं लेकर, जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ना कि छोटा बड़ा बराबर सभी आ सकते हैं, तो ये डी एक्साइटेशन में ये तो हुआ बराबर, बोलिए, ये हुआ उससे छोटा, लेस देन डेल्टा ई, और इससे बड़ा, क्या सभी मौजूद हैं? दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो ग्रेटर देन डेल्टा ई, इक्वल टू डेल्टा ई, लेस देन डेल्टा ई, all kind of photons are emitting from here. That means your answer is n equal to 2. तो लिख लीजिए, the atom was initially at n equals to 2. तो atom was initially at n equals to 2. जंप लगा के 4 में गया, 4 से वापसी में 6 लाइंस दे रहा है, और इन 6 लाइंस में डेल्टा ई से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बराबर भी हैं। अब ये क्वेश्चन इजी थोड़ी ना है, टफ क्वेश्चन है ये। इतना सोच के आंसर वाले बिना पेन चलाए आ रहा है।
लेकिन आपको देखना पड़ रहा है क्या क्या कंडीशंस थी। तो n इक्वल्स टू 2 से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो बताइए हाउ मच इज द डेल्टा ई, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है तो आपको n बराबर 2 और n बराबर 4 के बीच का गैप चाहिए। n बराबर 2 और n बराबर 4 के बीच का गैप चाहिए। तो आप लिखेंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी। योर आंसर वुड बी RHC(Z)² 1/NL² माइनस 1/NH²। तो अगर आपको फोटोन एनर्जी पूछा है तो एनर्जी बता दो, लैम्डा पूछा है तो यहाँ पर RHC/लैम्डा लिख के लैम्डा निकाल दो। तो ये आएगा 13.6, Z² है 1/2² माइनस 1/4²। जरा सिंप्लीफाई करके बताना हाउ मच इज दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको ये पूछा गया कि कौन सा लैम्डा अब्सॉर्ब कराना है तो डेल्टा ई को HC/लैम्डा लिख के लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो एक बार मैं वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी स्टेट पे था, वहां से एक्साइटेड स्टेट पे गया और जाकर टोटल 10 लाइंस प्रोवाइड हुई, सॉरी 6 लाइंस प्रोवाइड हुई। तो मुझे 6 का पता है कि वो n बराबर 4 में जाकर वापसी पे 6 लाइंस दे सकता है एट मैक्स। अब क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि डी एक्साइटेशन पे उसको जो एनर्जी चाहिए वो डेल्टा ई के बराबर, उससे ज्यादा, उससे कम सभी चाहिए। तो यानी अगर आप उसको n बराबर 1 से ऊपर भेजते हो तो डेल्टा ई से बड़ी एनर्जी नहीं है, और n बराबर 3 से भेजते हो तो डेल्टा ई से छोटी एनर्जी नहीं है। तो n बराबर 2 से अगर वो ऊपर जाता है तो वापस उसी लेवल पर आकर डेल्टा ई दे सकता है, उससे नीचे आकर बड़ा दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है। अभी और भी फोटॉन्स है वैसे, बट मैंने ये सेटिस्फाई करा दिया कि ये तीनों ही हमारी क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कितना 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज योर 2 पॉइंट। ओके, अच्छा अगर किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि किस फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये आ गई। ओके, और कितना उसका लैम्डा है तो इसको HC/लैम्डा लिख के लैम्डा का फॉर्मूला लगा सकते हो। अल्टीमेटली ये बामर की कौन सी लाइन है? बामर की सेकंड लाइन है। और याद रखना क्वेश्चन में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको n बराबर 2 में रखूं। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 से ऊपर गया है, आपको मानना पड़ेगा 2 से ऊपर गया है, बट अपने आप उसको क्या नहीं कर सकते, अपने आप n बराबर 2 में नहीं मान सकते। लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो आप रख सकते हैं उसको कहीं भी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका कोई भी एटम है, मैं आपसे बोलता हूं कि ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू 4 है। तो मेरे पास कुछ डी एक्साइटेशंस मैं आपको शो कर रहा हूं। मान लीजिए ये डी एक्साइटेशन की वेवलेंथ λ1 है, इसकी वेवलेंथ λ2 है और इसकी λ3 है। तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3। तो λ1, λ2 एंड λ3 में क्या रिलेशन होगा? सिंपल है, क्या कहते हो, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, दिस इज इक्वल टू दिस एनर्जी। तो दिस एनर्जी को अगर मैं डेल्टा E2 लिखता हूं, इस एनर्जी को मैं डेल्टा E1 लिखता हूं और इस एनर्जी को डेल्टा E3 लिखता हूं, तो मेरे पास रिलेशन है डेल्टा E3 इक्वल्स टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। सिंपल है। तो डेल्टा E1 कितना, डेल्टा E3 HC/λ3 इक्वल्स टू HC/λ1 plus HC/λ2. On solving, you will get the value λ3 equals to λ1 λ2 upon λ1 plus λ2.
उतना लेंदी क्यों करें, कर तो सकते हैं, बट मुझे यही दिख रहा है ना, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इसके बराबर होगी, तो फटाफट उसको लिख दिया। और आप चाहो तो अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आई बात? ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, या तो वो एमिशन की बात करेगा या एब्जॉर्प्शन की बात करेगा, या इस तरह से जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन घुमाया था उस तरह से थोड़ा आपको टिपिकल बनाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अच्छा, एक चीज ये याद रखना, जैसे मैं आपको बता दूं 3C2 3 होता है, 4C2 6 होता है, 5C2 10 होता है, 5C2 10 होता है, और 6C2 15। तो ऐसे ये 3-4 वैल्यूज याद रखना, इनसे आपको फटाफट। हाँ, नहीं बाइनोमियल हो गया मुझे पता है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये चीजें याद रहती है, जैसे 10 आने का मतलब 4C2 से आ जाएगा, सॉरी 5C2 से आ जाएगा, 6 आने का मतलब 4C2 से आ जाएगा, नहीं 6 आंसर आने का मतलब 6 आंसर आने का मतलब 4C2। तो ये कुछ डेटा याद रखते हैं तो हमें फटाफट पता चल जाता है कि हमारी एनर्जी स्टेट 3 इन्वॉल्व हो रही है कि 4। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने अभी कहा था आपको पिछले क्वेश्चन में कि ऊपर जाके 6 प्रोवाइड करता है, तो मुझे तेजी से पता है 4C2 6 होता है, तो यानी वो n बराबर 4 में गया। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपको अगर ध्यान रहता है तो फटाफट एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा रिकॉइल ऑफ एटम व्हेन इट emits a photon। रिकॉइल ऑफ एटम व्हेन इट emits a photon, मतलब एक एटम जब फोटोन एमिट करेगा तो उसके रिकॉइल होने की बात की जा रही है। ओके, तो देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें क्या है कि मेरे पास एक एटम है, सपोज वो किसी हायर एनर्जी स्टेट पर है, एटम है, इसका मास m है और ये भी रेस्ट पर है, रेस्ट बट फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। ओके, ये किसी हायर एनर्जी स्टेट पर है। तो एक बात बताइए, एटम अगर डीएक्साइट होकर वो किसी लोअर एनर्जी स्टेट पर आ जाता है, क्वेश्चन आपको देगा हाई टू लो क्या है, तो किसी हाई टू लोअर में वो जंप मारता है तो आपको पता है एक फोटोन देगा। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं कि फोटोन की एनर्जी कितना है, तो पता है आप लोग क्या बोलोगे, सर ENH माइनस ENL। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो सही है। हमने आपको यही पढ़ा है कि आपको क्वेश्चन कहता है कि एक एटम है, n बराबर 5 से 2 में आया, तो जितना डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी का फोटोन दे देगा। ठीक है, दे देगा। अब उसमें ना अगर आपसे कभी एटम के रिकॉइल डिस्कस किया गया तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। कैसे? मुझे एक बात बताइए, अभी एटम ये रुका हुआ है, तो अगर मैं इस एटम को पकड़ लूं, फिक्स कर लूं, और मैं कहूं अब फोटोन निकला, तो क्या सारी एनर्जी फोटोन ले जाएगा? तो कितनी एनर्जी कम हुई? ENH माइनस ENL, इतनी एनर्जी कम हुई, तो एनर्जी फोटोन ले जा रहा है, और बोर थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा एटम इज फ्री टू मूव, तो जैसे ही फोटोन इसमें से बाहर निकलेगा ना, एटम पीछे से झटके से जाएगा, और एटम जब पीछे झटके से जाएगा तो ये एक एविडेंस भी है कि फोटोन हैव मोमेंटम। तो एटम पीछे जाता है झटके से और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। फिर प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एटम पीछे झटके से जा रहा है, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टेकन बाय द एटम ऑल्सो, तो वो एनर्जी कहीं बाहर से तो आएगी नहीं। तो वो जो ENH माइनस ENL है वो फोटोन की एनर्जी होती है अगर आप एटम को पकड़ के रखते हैं। अब अगर एटम थोड़ा सा भी चल सकता है ना, तो वो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी ENH माइनस ENL से, बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। ये प्रैक्टिकल डेटा बता रहा हूं मैं कि बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी। और उसका रीजन क्या है कि योर एटम इज गोइंग बिहाइंड, सो एटम इज गेटिंग सम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो वो एनर्जी आई है, तो अगर फोटोन गया कुछ एनर्जी का और ये एटम गया कुछ एनर्जी का, तो वो दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो ENH माइनस ENL के बराबर होगा। तो एक बार मुझे रिप्लाई कीजिए कि अगर एटम फ्री टू मूव है
तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि कुछ एनर्जी एटम जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में रखेगा, तो सारी एनर्जी फोटोन नहीं लेके जा पाएगा। ओके, एक बार रिप्लाई करें। ठीक है, हालांकि हालांकि वो एनर्जी बहुत कम होगी जो एटम लेके जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट एटम कुछ एनर्जी लेके जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो याद रखना, सिंपल वे में कोई पूछता है कितनी फोटोन की एनर्जी है तो फटाफट डिफरेंस निकालो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोल दिया द एटम इज फ्री टू मूव एंड इट्स मास इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो दैट मीन्स आप सारी एनर्जी फोटोन को नहीं दे सकते, तो उसमें से कुछ एनर्जी कौन ले जाएगा? एटम। तो देखिए अभी एटम इज एट रेस्ट, तो मैं इसको कैसे करूंगा पता है? एटम किस एनर्जी स्टेट पर है? हायर। नाउ द एटम इज ट्रांजिट इनटू अ लोअर एनर्जी स्टेट, इसका मास m, ये निकला फोटोन। याद रखना फोटोन ऐसे ऐसे नहीं जाता है, सीधा जाता है, वो हम लोग दिखाते हैं ऐसे हैं कि ये फोटोन निकला, फोटोन इधर गया, तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? जो फोटोन की एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय c, ये फोटोन का मोमेंटम है। और अब देखो मैंने चालाकी से क्या नहीं लिखा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको मैं अभी तक डायरेक्ट बोल रहा था ENH माइनस ENL ये ले जाता है, लेकिन अब मैंने उसको बोला इट इज द फोटोन एनर्जी। समझ में आई बात? एंड योर एटम गेट्स रिकॉइल्ड बिहाइंड, जिधर फोटोन निकलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी एक्वायर करके पीछे जाएगा। तो जो एनर्जी में कमी हुई है ना, वो इसने कुछ लिया, इसने कुछ लिया। तो पहला स्टेप जो लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंटरेस्टिंग है, फोटोन एग्जिबिटिंग द पार्टिकल नेचर। फोटोन क्या शो करता है? देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक नाव से आदमी कूदता हो और नाव पीछे जाती है, उस तरीके की कंडीशन हो रही है, जबकि वो कोई पार्टिकल नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम ऑफ द एटम इज m into v, ओके, एंड प्लस माइनस p ऑफ द फोटोन, समझ रहे हो? एंड m into v कितना? p ऑफ फोटोन कितना? e फोटोन बाई c, थोड़ा मैं अलग से लिखूंगा इसको पूरा, e फोटोन डिवाइडेड बाई c। समझ में आई बात? तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन चल रही है, इफ योर एटम इज फ्री टू मूव देन दिस इज द एग्जैक्ट एनर्जी। ये फोटोन की एनर्जी उस डेल्टा ई से कुछ कम है, तो मुझे बताइए वो जो डेल्टा ई की कमी हुई, जिसको मैं टेक्निकली कह रहा हूं इट इज ENH माइनस, भाई यही तो एनर्जी आई है ना हमारे पास कम होकर, वो एनर्जी कौन कौन ले गया? वन द काइनेटिक एनर्जी बाय एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन, ये दोनों ले गए उस डेल्टा ई के बराबर मिला के। तो मेरे पास डेल्टा ई है ना, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, तो यू कैन राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर, यस और नो, प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। तो क्या मैं कह सकता हूं योर एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्लाइटली लेस देन डेल्टा ई? स्लाइटली ना बोलूं पर लेस देन डेल्टा ई तो बोल सकता हूं। तो मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन इन दिस केस इट विल बी लेस देन डेल्टा ई, तो जो डेल्टा ई था उससे कम एनर्जी ले जाएगा फोटोन। इतना सबको समझ में आया? एक बार ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई? गिव मी अ रिप्लाई। ई बाई सी कैसे बेटा? फोटोन का मोमेंटम होता है कितना? h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा कैन बी रिटन एज h न्यू बाई c, और h न्यू इज योर e बाई c। ये दोनों बातें समझ में आई? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिकॉइल ऑफ एटम। इफ एटम रिकॉइल्स देन सम एनर्जी इज टेकन बाय, ओके। तो मैंने क्या किया, ये लास्ट जो है एनर्जी वो ट्रांजिशन में कितनी कम हुई, वो एनर्जी कुछ एटम भी ले गया और कुछ फोटोन ले गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये माइनस होगी इसमें से, तो फोटोन की एनर्जी स्लाइटली लेस देन व्हाट? डेल्टा ई। अच्छा, अब मैं स्लाइटली स्लाइटली बोल रहा हूँ बहुत देर से, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। अच्छा, अभी पेन बंद करो सभी, पेन बंद कर दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं क्वेश्चन में, मुझे कोई कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट फोटोन एनर्जी बताइए,
तो पता है आप मेरे को कहाँ से बताओगे? क्योंकि आपको पता है कि सर हम एग्जैक्ट फोटोन एनर्जी को तो डेल्टा ई लिख नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए, पता है क्या करो आप? इस v को यहां से रिप्लेस करो, कितना? ई फोटोन बाई सी एम। ई फोटोन बाई सी एम, ई फोटोन में क्वाड्रेटिक बनेगा, ई फोटोन में क्वाड्रेटिक बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट निकाल देना, तो दैट विल बी योर फोटोन एनर्जी। यस और नो? क्लियर है? तो अगर मैं यहां से इस v की वैल्यू को उठा के यहां रखता हूं, तो v इज ई फोटोन बाई सी एम, और ये ई फोटोन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फोटोन की एनर्जी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं हालांकि कर नहीं रहा हूं, बट द बेसिक प्रोसीजर इज दिस। अगर कोई यहां से आपसे कहे कि फोटोन की एनर्जी कितनी है बहुत एग्जैक्ट वे में, तो मान लीजिए ये सिंबल्स लिखे हैं, तो इसमें आप इसको रख के क्वाड्रेटिक का रूट निकाल दो, वो आंसर होगा। समझ में आई बात? हाँ, दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव रूट है वो एक्सेप्टेबल होगा, नेगेटिव रूट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक नहीं आएंगे ना बेटा, हमारी जो इक्वेशन ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको पता है कब नेगेटिव रूट आते हैं कब नहीं आते हैं, वो कंडीशंस अपने आप हैंडल कर रहा है। तभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव और तो नेगेटिव छोड़ देना, पॉजिटिव उठा लेना। समझ में आई बात? तो अगर आपको कोई एग्जैक्ट फोटोन एनर्जी पूछता है, ये फॉर्मूला रहा आपके सामने, जहां एम सी एंड ये सब यहाँ पर रख के आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क द एग्जैक्ट रिकॉइल वेलोसिटी, तो ऐसा करो, ये फोटोन एनर्जी किसके बराबर है? एम वी सी। इसको उठा के यहां रख दिया, क्या लिखा? एम वी सी। क्या v में क्वाड्रेटिक है? एम, भाई यहां पर ई फोटोन की वैल्यू रखी है आपने एम वी सी, तो यहाँ वी स्क्वायर और ये v में क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का रूट निकाल दीजिए, यू विल गेट दी रिकॉइल वेलोसिटी। यस और नो? हाँ, घबराओ मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप कर देना। आप इसका रूट निकालोगे ना, तो जब आप रूट निकालते हैं तो दो रूट आते हैं। अब क्योंकि ये फिजिक्स है, वेलोसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, उसका मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव वैल्यू उठानी है वहां से। समझ में आई? तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से दोनों चीजें एग्जैक्ट निकाली जा सकती है, व्हाट इज फोटोन एनर्जी एंड व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी। यस और नो? अब पता है बात कहां पर आती है? जब आप इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालेंगे ना, आप सॉल्व करके, या फोटोन एनर्जी निकालेंगे, तो देखिए प्रैक्टिकल डेटा इस तरीके का है, क्योंकि जैसे आपका कोई एटम है, आपको पता है उसका मास किस ऑर्डर का है? एएमयू ऑर्डर का। एएमयू, जैसे हाइड्रोजन का बात करें तो 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये मासेस बहुत कम है। तो पता है जब आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना फोटोन की, तो लगभग डेल्टा ई के आसपास ही मिलेगी आपको। किसके आसपास मिलेगी? डेल्टा ई के आसपास ही मिलेगी। अब जब अगर फोटोन एनर्जी डेल्टा ई के आसपास है, तो हम लोग क्यों यहां पर क्वाड्रेटिक बना बना के सॉल्व करें? याद रखना, दिस इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि आप मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं और वो वैल्यू डेल्टा ई के आसपास ही है। जैसे मान लो आपका डेल्टा ई है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपकी कैलकुलेशन में फोटोन की एनर्जी आ रही है 12.70, तो थोड़ी कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम। तो ये जो एटम है, इनके मासेस इतने कम हैं कि जब आप उस एनर्जी डिफरेंसेस को एस्टिमेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फोटोन के पास ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट दिस फोटोन एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ई, लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लगभग डेल्टा ई के आसपास ही है। मेरी बात समझ आ रही है? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एटम्स हैं, इनके मासेस बहुत कम है। किसी को भरोसा नहीं हो तो हाइड्रोजन के लिए 1 एएमयू रखना यहाँ पे। मान लीजिए वो आप डेल्टा ई सपोज आप यूज करते हैं उसका, मान लीजिए 2 से 1 का, यहाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में कन्वर्ट करें। यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन को MVC रखें, V निकालें, आपको पता चल जाएगा कि वो V इतना कम आएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत नेग्लिजिबल होगी। और इवन मैं आपको बता दूं, इनमें डेटा रख के क्वाड्रेटिक ना तो सॉल्व हो रही है हमसे, कितना अजीब सी क्वाड्रेटिक है, 10.2 into 1.6 into 10 power minus 19 equals to half 1 AMU 1.66 into 10 power minus 27 V square प्लस यहाँ पर मास इंटू V इंटू C है, मास की वैल्यू रखोगे V रखोगे, तो अजीब सी क्वाड्रेटिक है, इतनी खतरनाक, कौन सॉल्व करेगा उसको?
तो आप मान लीजिए मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने सॉल्व करके देखा है, मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके देखा है कि वो वैल्यू बहुत नियर अबाउट ही रहेगी। किसके? अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं तो वो डेल्टा ई से थोड़ा सा ही कम आ रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं आ रहा है। जैसे सपोज आपका डेल्टा ई 12.75 है, तो पता चला वो आंसर आ रहा है 12.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना फर्क पड़ गया? कोई बहुत ज्यादा फर्क? हाँ, मान लो 12.75 में से एक 5 ले जाता और एक 7.5 ले जाता, कुछ ऐसा, तब तो थोड़ा डिफरेंस होता। लेकिन पता चल रहा है एटम जो एनर्जी लेकर जा रहा है वो बहुत कम लेके जा रहा है। तो पता है जब भी हमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा एग्जैक्ट कि फोटोन एनर्जी कितनी, और लिखा हुआ है ऑप्शन में लेस देन डेल्टा ई, ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो हम बोलेंगे इट इज लेस देन डेल्टा ई। लेकिन मान लो किसी ने आपसे रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो हम लोग इतना लेंदी काम करते ही नहीं है, हम यही आ जाते हैं यहाँ। हम क्या करते हैं, इस फोटोन एनर्जी को लगभग डेल्टा ई डाल देते हैं और यहीं से वी निकाल लेते हैं। इस फोटोन एनर्जी को लगभग क्या लिख देते हैं, तो डेल्टा ई के बराबर रख के यहां से आपको एम पता है एटम का, सीधा वी निकल गया। तो यहां से जो वी आएगा वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा जो एग्जैक्ट होगा। तो आपको इतनी लेंदी प्रोसेस करना ही नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो आप सिंपल क्या करेंगे पता है, ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है ना, आप इस फोटोन की एनर्जी को डेल्टा ई के बराबर ही रख के और एम की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उससे थोड़ा कम होगा, उससे एक्चुअल में थोड़ा कम होगा, लेकिन वो थोड़ा कम जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम इस फोटोन एनर्जी को डेल्टा ई रख के सॉल्व कर देते हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एंड दिस इज द कंसेप्चुअल एस्पेक्ट कि एनर्जी ऑफ फोटोन थोड़ा कम होगा। वेलोसिटी जो आप निकालेंगे वो इस क्वाड्रेटिक से निकालनी चाहिए, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनमें डिफरेंस बहुत कम है। तो हम लोग यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं, इधर क्वाड्रेटिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यहाँ फोटोन एनर्जी डेल्टा ई रखते हैं और वी निकाल लेते हैं। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो कि ये ऐसे करना है। अगर ये बातें किसी को पता नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं सोच सकते कि क्या करना है। यस और नो? तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया। पहले ये दोनों लिखे, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट लिख देता हूं। एवरीवन क्लियर? तो एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत कम होने की वजह से, हाँ तो देखिए एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर आप सारा डेल्टा ही उसको दे दोगे तो वी तो जीरो होना चाहिए। डेफिनेटली अगर इस एक्सप्रेशन में मैं डेल्टा ही रखूं तो वी जीरो आएगा, इसलिए मैं यहां नहीं रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं। यहां रख के कुछ वी निकल के आएगा और वैल्यू उसके आसपास की ही होगी। समझ में आई बात? तो यहां आपने रखोगे तो कुछ तो वी निकल के आएगा ना इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से जो भी वी निकल के आए वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही वी रहेगा। तो वो आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके सामने लिखा है कि व्हेन atom recoils its velocity is like this. इसको नोट कर लें। क्लियर? नोट कर लिया सबने? ओके, अब मैं यहाँ पे रिमार्क लिख देता हूं। वो रिमार्क क्या बताता है? फॉर फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन,
we know that energy of photon is less than delta E, but energy of photon is also nearly equal to delta E. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, नियरली इक्वल टू डेल्टा ई। तो फिर ठीक है भाई, m इंटू वी किसके बराबर है? डेल्टा m इंटू वी किसके बराबर है? ई फोटोन बाई सी। एंड फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ v we will use the photon energy delta E divided by cm। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। अगर ये आपको पता है तो आपको 4 ऑप्शन में आंसर मिलेगा, वरना आप क्वाड्रेटिक लेके बैठे रहोगे कि सर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कैसे पता करें। अजीब सी तो क्वाड्रेटिक थी। क्लियर है क्या? तो इस तरह से उन्होंने आंसर बना रखा होगा वहां पे। मैंने इतनी सारी स्टेप्स लिख दी हैं। मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटम जब फोटोन एमिट करेगा तो ये पीछे रिकॉइल करेगा। तो एक ही इक्वेशन लिखूंगा, m इंटू वी इक्वल्स टू ई फोटोन बाई सी, एंड आई विल राइट m इंटू वी एज डेल्टा ई बाई सी। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है। आप क्वाड्रेटिक से भी निकालेंगे ना तो आसपास ही पहुंचेंगे। तो फिर आप कहोगे सर फिर इतनी हेडेक क्यों लें, रख देते हैं। v इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय cm। व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई 2 से 1 10.2। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। c इज 3 इंटू 10⁻8। इसको भी सॉल्व करना टफ है। तो 1 AMU हाइड्रोजन का मास लगभग 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जाके कहीं मीटर पर सेकंड है। आप समझ रहे हो, जब ये अप्रोक्सीमेट में इतना सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक में क्या हालत होगी? ठीक है। और एज ए कंसेप्ट कभी आ जाए ना न्यूमेरिक फॉर्म में, तो उस फॉर्मूले से क्या करना, फोटोन की वैल्यू को रख देना, v में क्वाड्रेटिक बना के उसका पॉजिटिव रूट m v c और डेल्टा ई उसमें पर्टिकुलर वैल्यू सिंबल में निकाल के दिखा सकते हो। हालांकि ऐसा पूछते नहीं है, बट पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एटॉमिक कोलिजन। हेडिंग डालिए, एटॉमिक कोलिजन। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, एटॉमिक कोलिजन्स। इधर देखिए, जैसे आप लोग सिंपल M1 M2 मासेस को टकरा देते थे कोलिजन चैप्टर में, वैसे यहाँ पर एटम्स कोलाइड कर जाएंगे। तो एटम्स कोलाइड कर जाएंगे तो आपने कोलिजन में पढ़ा होगा कि जब कोई बॉडीज आपस में कोलाइड होती हैं तो उनमें एक कंडीशन आती है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की, और वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन होती है जब तक उनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सेम नहीं हो जाए। तो जैसे दो बॉडी जैसे कोलाइड होने वाली है ना, तो उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनता है। तो जब तक उन दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सेम नहीं हो जाती तब तक उसमें क्या चलता है, डिफॉर्मेशन। फिर आपने देखा होगा कि जब वो बॉडीज वापस रिफॉर्म करती हैं अपने शेप को, तो वो वापस रिफॉर्म भी होती हैं। तो क्या होता है कि जब स्टार्ट होता है ना कोलिजन, उससे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होते रहता है। फिर क्या होता है, वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो उनकी इलास्टिक एनर्जी में चला जाता है। फिर वो बॉडीज इलास्टिकली अपने शेप को क्या करना चाहती हैं, रीगेन करना चाहती हैं। तो जब वो शेप को रीगेन करते हैं तो वो एनर्जी वापस लौट के आती है। समझ में आई बात? तो उस वापस लौट के आने वाली एनर्जी के बिहाफ पर आपका कोलिजन तीन टाइप का होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर कोलिजन में जितना लॉस हुआ है वो बिल्कुल भी ना आए तो इसका मतलब होगा द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर जितना लॉस हुआ है वो पूरा पूरा वापस आ जाए तो दैट कोलिजन इज इलास्टिक। मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक एनर्जी में लॉस आता है, लेकिन अगर इलास्टिक है तो वो बॉडीज वापस रिफॉर्म हो जाती हैं, तो वो एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर उस एनर्जी का थोड़ा पार्ट आए और थोड़ा पार्ट ना आए तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में कुछ भी वापस नहीं आएगा, इलास्टिक में क्या होगा, पूरा वापस आ जाएगा, और इनइलास्टिक में कुछ वापस आएगा कुछ वापस नहीं आएगा। तो यहाँ जो एटॉमिक कोलिजन्स है ना, एटॉमिक कोलिजन्स में जो वो लॉस एनर्जी है वो डिफॉर्मेशन में नहीं जाती है। जैसे दो एटम कोलाइड करने के लिए आए तो उनमें कुछ एनर्जी और उनमें से कुछ मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो पहले तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम लॉस कब तक हो सकता है, जब तक उनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बराबर नहीं हो जाए। पहले जैसे मान लो दो एटम्स ऐसे कोलाइड करने आ रहे हैं, या एक रुका हुआ है दूसरा ऐसे कोलाइड करने आ रहा है, तो इस सिस्टम की एक काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, उसमें से कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो आपको पता है कि जब इनकी वेलोसिटी v हो जाएगी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, समझ में आई बात, उस समय तक इस सिस्टम में कंटिन्यूअस लॉस होगा। तो एक कोलिजन में एक मैक्सिमम लॉस का अमाउंट होता है, पहली बात तो ये। अब पता है वो जो लॉस्ट अमाउंट है, आपका जो डायरेक्ट सिंपल बॉडीज में जब कोलिजन होता है तो वो इलास्टिक एनर्जी में जाती है और वापस निकल के आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एटम्स जब कोलाइड करेंगे तो वो जो लॉस एनर्जी है ना, वो अगर उस लॉस में से कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे मान लो मेरे पास, मुझे पता चल गया कि मेरे पास ना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस अवेलेबल है। तो याद रखना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पैकेज नहीं है, एट मैक्स हम यहां से कितना लॉस करा सकते हैं, 20। तो अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले और लेके ऊपर कूद जाए, तो क्या वो ऊपर कूद के जाएगा तो कंफर्म कि वो वापसी में फोटोन फेंकेगा बाहर। तो वो वापस आकर बाहर क्या फेंकेगा, फोटोन। और अगर वो वापस आके बाहर फोटोन फेंकता है तो इसका मतलब उस एनर्जी को वो लॉस की तरफ लेके जाएगा, यस और नो। भाई जैसे दो पार्टिकल्स कोलाइड किए, एटम्स कोलाइड किए, और उनके कोलिजन में उनके पास कुछ एनर्जी है, और आपने चेक किया कि इतना मैक्सिमम लॉस मेरे पास हो सकता है। तो आपने चेक किया कि सर मेरे पास मैक्सिमम लॉस ना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अवेलेबल है। तो मैंने ये कहा कि वो जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो एक फोटोन नहीं है, वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल लॉस अवेलेबल है। तो उसमें से लॉस का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि वो 20 का पैकेज नहीं है, पूरा पैकेट नहीं है, वो 20 डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। जब ये दोनों पार्टिकल टकरा रहे होंगे तो एट मैक्स 20 का लॉस हो सकता है। तो रास्ते में कभी 10 का हुआ होगा, फिर 15 का होगा, फिर 16 का होगा, एट मैक्स कितना लॉस हो सकता है। और अगर उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 10.2 ले ले, तो 20 में से 10.2 इलेक्ट्रॉन ले गया। अब इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, उसका ऊपर जाएगा n = 2 में। अब बताओ n = 2 में गया तो वो वापस आके फोटोन बाहर फेंक देगा, तो वो एनर्जी तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी से चली गई, यस और नो। तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस कर सकता है? कैसे? अगर वो एनर्जी लेके कूदा ऊपर तो ऊपर से वापसी में क्या करेगा, फोटोन फेंकेगा, और फोटोन अपनी एनर्जी फोटोन अपने साथ ले जाएगा।
तो इस कोलिजन में कुछ परमानेंट जो लॉस होने वाला है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो जाएगा किसी हायर एनर्जी स्टेट पे और वहां से जाके नीचे जंप करेगा और जंप करके फोटोन बाहर निकाल देगा, तो एनर्जी परमानेंट लॉस की तरफ चली गई। यस और नो? तो एक बात बताइए, अगर मुझे ऐसे कोलिजन कराने हैं कि वो इलास्टिक हो, कैसे हो, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लॉस जो है अगर उसमें से कोई भी एनर्जी टच ना करे, नहीं 10.2, हाँ डेफिनेटली आप आंसर तक भी पहुंच रहे हो। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उसमें से कोई भी एनर्जी टच ही ना करे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर कूदा ही नहीं, तो कूदा नहीं तो लॉस करेगा नहीं, लॉस करेगा नहीं तो योर कोलिजन विल बी इलास्टिक। यस और नो? अच्छा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जितना एटमैक्स लॉस हो सकता था वो सारा ही ले जाए और ले जाके फोटोन बाहर निकाल दे, तो क्या वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया? और अगर मैक्सिमम लॉस में से इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी लेने का मतलब वो ऊपर कूदा है, और अगर वो ऊपर कूदेगा तो वो फोटोन एमिट करके बाहर फेंक देगा। तो अगर मैं दो कंडीशन की बात करूं कि अगर मेरा कोलिजन इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक, तो मुझे बस इतना चेक करना है कि उस मैक्सिमम में से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेगा या नहीं। यस और नो? तो जो मैक्सिमम लॉस है उससे अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिसीव करता है, एनर्जी कुछ रिसीव करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा ही जाएगा, और जाएगा तो लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो कोलिजन इन इलास्टिक होगा। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, ये बात सबको समझ में आई कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो लेकर कुछ लॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि वो वापस जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या किसी भी स्टेट में कूद के आता है तो वो एनर्जी फोटोन बाहर फेंकेगा, तो दैट एनर्जी गोज इनटू लॉस। तो एटॉमिक कोलिजन में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर, और इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो कंफर्म है वो एनर्जी वापस इनको नहीं दे रहा, हो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो वो क्या करेगा, फोटोन निकालेगा, और उस सिस्टम से आपको एक फोटोन उड़ के जाता हुआ दिखेगा। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे सारी कैलकुलेशन आधारित है, और मैं आपको यहां पर ये बताने वाला हूं कि कौन सा कोलिजन किस तरीके का होगा, तो कब वो कोलिजन इनइलास्टिक हो सकता है, कब वो कोलिजन इलास्टिक हो सकता है। तो सबसे पहले आप पता है क्या पता करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, बट पहले आप ये कैलकुलेशन करो कि आप इसमें से मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो। अगर आपके पापा ने कह दिया कि नहीं आप 40 रुपए खर्च नहीं कर सकते, 40 रुपए लेके ही आना, तो आपके पास है कितने, 100। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि नहीं 40 रुपए तो आपको बचा के ले जाने ही है एनी हाउ, तो आपको पहले तो ये पता चला ना कि आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 60, तो 60 से ज्यादा तो आप खर्चा ही नहीं कर सकते, ठीक है, 60 से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। तो किसी कोलिजन में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जोड़ लें और हम बोले कि बताओ इतना लॉस हो सकता है, पहले इतना था, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। जैसे सपोज ये आपका एक M1 बॉडी है और ये आपका दूसरा M2 बॉडी है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ U1 है और इसकी वेलोसिटी U2 है। तो पता है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की अभी कुछ वेलोसिटी है क्या? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की सेम कैसे होगी यार, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस सिस्टम में जब कोलिजन होगा तो आप एक तो क्या कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, और दूसरा देखेंगे कि लॉस हुआ कि नहीं। तो पहली बात, मैक्सिमम लॉस पता है कब तक होता है, जब तक इनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग सेम ना हो जाए। समझ में आई बात? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक इन दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती तब तक एनर्जी का लॉस जारी रहता है। तो पहले ये बात बताओ, क्या इनको देख के आपको समझ में आ रहा है कि पूरा पूरा लॉस तो हुआ ही नहीं? पहले कितना था, हाफ M1 U1 स्क्वायर, फिर हाफ M2 U2 स्क्वायर। क्या आपको लगता है उसमें से अभी भी कुछ एनर्जी बची हुई है? यस और नो? तो यानी इनकी वेलोसिटी आपने सेम कर दी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग M1 M2 की, तो इस समय तक जितना लॉस होगा इतना ही है। ये पता है क्या कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास 100 रुपए हैं बट आप मैक्सिमम खर्च 60 ही कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके पास एनर्जी है हाफ M1 U1 स्क्वायर, इसके पास है हाफ M2 U2 स्क्वायर।
इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होने तक लॉस होता है। तो मुझे ये पता है कि इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम जीरो नहीं है। देख लो, m1u1 प्लस m2u2, तो यहाँ पर m1v प्लस m2v, तो v नॉन जीरो है। तो पहली बात, ये v तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ लॉस इतना नहीं है कि इन दोनों की एनर्जी जोड़ लो सर कि इतना लॉस हो सकता है, नहीं। इनमें रेस्ट्रिक्शन है कि इतनी एनर्जी तो लेकर चलना ही है उनको। ये मैक्सिमम लॉस की कंडीशन है, जानते हो ना कोलिजन में, दिस इज द मैक्सिमम लॉस, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो अब आप इससे ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात आप क्या चेक करते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स लॉस। ठीक है, तो उसको इस क्वेश्चन में कैसे निकालें, यहां से यहां तक की एनर्जी का डिफरेंस, यस और नो। उसको निकालने के लिए पहले यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व करके v निकालो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, v निकाल के इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, तब जाके पता चलेगा कितना लॉस हो सकता है। अगर मैं इसको आपको एक लाइन में समझाना चाहूं तो पता है, इस कंडीशन पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनर्जी जीरो है। देखो, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी v ही होगी। तो इस समय पर दोनों बॉडीज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रुके हुए हैं। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जितनी एनर्जी थी वो यहां नहीं है, वही तो लॉस है एट मैक्स। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पता है कितनी एनर्जी है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये जानते हो ये फॉर्मूला, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सी फ्रेम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। और यहां पर जरा देखो तो वी रिलेटिव जीरो है, तो सी फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है पहले इतनी थी, अभी नहीं है, यानी ये कहां गई, ये लॉस हो चुका है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम लॉस का अमाउंट है। तो मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूं कि पहले आपको ये चेक करना है कि आपके कोलिजन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और जनरल क्वेश्चंस में आप क्या करें, जो भी कोलिजन हो रहा हो इनिशियली हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर निकाल दो आप, दैट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ दिस, मैक्सिमम लॉस ऑफ दिस कोलिजन, एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी लॉस इन दिस कोलिजन। समझ में आई बात। अब मुझे बताइए, आपका मैक्सिमम लॉस निकल गया, इस केस में कितना है, मैक्सिमम केस में आपका इससे काम चल जाएगा, आप तो फॉर्मूला लगा दो उसी से आ जाएगा। मैक्सिमम केस क्या हमेशा ही काम करेगा ये, समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, सी फ्रेम में जाके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, जो भी उसका सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि यहां आने पर वो एनर्जी गायब दिखेगी आपको। समझ में आई बात। तो ये मैक्सिमम लॉस जो है वो किस तरह से होगा कि ये जो मैक्सिमम लॉस है ये एक पैकेज है आपके पास। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप 100 रुपए का मैक्सिमम खर्च कर सकते थे, तो पहले 100 रुपए में से आपने ये चेक किया कि मैक्सिमम खर्च तो मैं 60 रुपए कर सकता हूँ। तो मैंने ये 100 रुपए थे मेरे पास, हाफ m1u स्क्वायर हाफ m2u स्क्वायर, इसमें से मैंने पता किया कि नहीं मैं खर्चा इतना ही कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी तो कैरी ऑन चलेगी इसमें, तो खर्चा इतना हो सकता है एट मैक्स का। तो मैंने पहले पता किया कि भाई मेरे पास कितना खर्चा करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो मुझे बताइए, अगर ये वैल्यू ये कोलाइडिंग बॉडीज में जो भी एटम है अगर उसके E2 माइनस E1 से छोटा है, किससे, E2 माइनस E1 से, तो इलेक्ट्रॉन कम से कम एक ऊपर तो उठेगा ही ना। तो अगर ये मैक्सिमम लॉस मेरा छोटा है E2 माइनस E1 से, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को टच नहीं करेगा। अब आपके पास मैक्सिमम लॉस है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हाइड्रोजन में, मैक्सिमम लॉस आपके पास कितना है, मतलब ये चीज कितनी है आपके पास 10, और अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में भी नहीं जा सकता, कम से कम 1 से 2 तो भेजो उसको, तब तो वो इलेक्ट्रॉन लेके फिर फोटोन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 2 में गया ही नहीं तो एनर्जी का परमानेंट लॉस हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो दैट कोलिजन इज इलास्टिक। तो क्या आपको समझ में आता है, if the maximum loss is less than E2 minus E1, collision only elastic, only elastic। और अगर आपका Ke max loss ग्रेटर देन इक्वल टू E2 माइनस E1, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके जंप मारे। मान लो आपके पास मैक्सिमम लॉस है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 11 में से 10.2 ले सकता है वो,
क्योंकि वो 11 का फोटोन नहीं है, 11 तो मैक्सिमम अवेलेबल है, तो उसमें से 10 भी दिया जा सकता है, 10.2 भी दिया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन 10.2 लेके ऊपर जंप मारेगा, तो 10.2 विल बी लॉस्ट। तो कंफर्म अब हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन मे बी फाउंड। अब आप यहां पे देखोगे कि सर ने मे बी क्यों बोल दिया। मे बी फाउंड इसलिए कि मैक्सिमम लॉस है कितना, 11 का, 11 में से चाहिए कितना, लेकिन मान लो वो इलेक्ट्रॉन को मिला ही नहीं तो फिर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मान लो एक स्टूडेंट को या किसी पर्सन को, मान लीजिए मुझे 2 थप्पड़ मारने, तो मेरे दोनों थप्पड़ों में कितनी एनर्जी है, मान लीजिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, लेकिन मैंने एक बार यू मारा फिर यू मारा और वो इलेक्ट्रॉन को लगा ही नहीं तो वो एनर्जी उसको तो नहीं मिली ना। तो ये जो आप मैक्सिमम लॉस देख रहे हैं ना, ये जब दोनों एटम ऐसे कोलाइड कर रहे हैं तो इस दौरान बीच में एनर्जी है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर उठेगा। तो अगर बाई चांस वो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाई तो वो ऊपर उठेगा ही, लेकिन उठ सकता है। इसलिए हमने क्या बोला, इन इलास्टिक कोलिजन में बी फाउंड। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एटॉमिक कोलिजन। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।